केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि दो एटम आपस में कंबाइन होते क्यों हैं। मीन्स दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसके लिए हमको लेविस और कोसेल का कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग एटम के अंदर लेविस और कोसेल ने ही डिस्कस किया था। तो लेविस और कोसेल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझना है। जैसे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात करो, किसी भी एटम की बात करो, मॉलिक्यूल की बात करो, इवन आप किसी पर्सन की बात करो, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अनस्टेबल हैं। और अनस्टेबल हैं इसलिए क्या हुआ है कि वो एक जगह कहीं आराम से रह नहीं सकते, वो भाग रहे हैं। इसलिए हर पर्सन, वो चाहे जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला हो चाहे जितनी कम प्रॉपर्टी वाला हो, सब दिन रात मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अनस्टेबल हैं। और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो हमेशा मनी अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मनी उनके पास रहेगा तो उनका सारा जो काम है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे एटम्स हैं, एटम्स भी हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये भी क्या चाहते हैं कि ये किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल बना लें। अब ये अनस्टेबल और स्टेबल होने में जो सबसे बड़ा फ़र्क है, वो फ़र्क एनर्जी का है। क्योंकि हमको पता है कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो मोर एनर्जेटिक होते हैं। और जैसे ये एनर्जी को लूज कर देंगे, यानी कि जब इनकी एनर्जी लेस हो जाएगी, तब वो हो जाते हैं ज़्यादा स्टेबल। तो दुनिया का हर एक एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपनी एनर्जी को लूज करना चाहता है। तो इसी एनर्जी को लूज करने के लिए क्या करता है, वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जब हम एटम की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमने कुछ एटम को छोड़ रखा है, यानी कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और वो जो एटम हैं उनको हम बोलते हैं नोबल एटम्स, यानी नोबल जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स हैं, जिसमें मोस्टली आता कौन है, हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनान आता है। तो ये सब हाईली स्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल या एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन करके, यानी जो एटम्स होंगे आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स आप यूज करोगे, वो एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। सेम एलिमेंट का मतलब, जैसे हमने हाइड्रोजन के दो एटम को कंबाइन किया तो हमारा H2 गैस बन गया। वैसे हमने एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के एटम को कंबाइन किया तो हमारा HCl बन गया। तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। इसमें दो एटम एक साथ कंबाइन हुए हैं सेम एलिमेंट के, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन हुए हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन दोनों एटम्स को आपस में कंबाइन करके रख रहा है। क्योंकि जब इस दोनों हाइड्रोजन को आप अलग अलग बात करोगे, यानी इनको सेपरेट आप स्टडी करोगे, तो उस कंडीशन में हम इनको एटम कहते हैं। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होके H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे एटम को एक साथ जब आप रखोगे तभी उसको आप मॉलिक्यूल कह पाओगे। यानी इन दोनों एटम के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है,
तो केमिकल बॉन्ड इज व्हाट? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आप लिख सकते हो टुगेदर। अब आपको पता है कि जब ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा नहीं कि आपको हर जगह दिखाई ही देता है, कभी कभी ये अट्रैक्टिव फोर्स दिखाई भी नहीं देता। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन का है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो उनके हिसाब से क्या है कि दुनिया में कहीं पे भी आप दो ऑब्जेक्ट को डिस्कस करो, उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है जो कि उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा होने पे फोर्स कम हो जाता है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दो एटम के बीच में काम करेगा, तो कभी वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और कभी वो फोर्स बहुत कम होता है। तो फोर्स जनरली आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आप यहाँ पे दो एटम के बीच में कैसा फोर्स काम कर रहा है आप उसको बता नहीं सकते। बस दो एटम एक साथ हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे बीच में एक डैश बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हैं, मतलब दोनों सेपरेट नहीं हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे लिख दो तो फिर ऐसे हमको समझ में आएगा कि हम दोनों एटम की बात करें, दोनों एटम के फॉर्म में हैं। और जब इनके बीच में हम लाइन बना देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इन दोनों को हमने कंबाइन करके रखा हुआ है, यानी यही जो लाइन है यही इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड कह देते हो। तो यही केमिकल बॉन्ड है। तो ये जो फिनोमिना है यानी एटम्स को आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन रखने का जो फिनोमिना है उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यानी जो चैप्टर हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, इट इज़ फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग द एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो जो केमिकल बॉन्डिंग है या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है या दोनों एटम्स को एक साथ अट्रैक्ट करना है, वो जनरली होता क्यों है? यानी दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करेंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताओगे क्यों करेंगे? पहला, टू लोअर द एनर्जी। टू लोअर द एनर्जी यानी अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए वो ऐसा करते हैं। और एनर्जी को रिड्यूस करने से हो क्या जाता है? इनको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, यानी टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, यानी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है अपने ऑक्टेट को या ड्यूप्लेट को पूरा करने के लिए, जो कि लेविस और कोसेल का कॉन्सेप्ट है, जो जस्ट हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तब लिख सकते हो टू कंप्लीट द ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। इसी तीनों जो स्टेटमेंट है इनको पूरा करने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। चलो अब इसके बाद हमको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसको लेविस और कोसेल ने दिया था। लेविस और कोसेल के अलावा एक साइंटिस्ट और भी इसमें इन्वॉल्व थे जिनका नाम था लैंगमूर, और इन तीनों लोगों ने मिलके 1916 में फर्स्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। और इनकी जो केमिकल बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थियरी भी बोलते हैं। और जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एलिमेंट का करते हो, जैसे हम ऑक्सीजन 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p4, यानी ये इसका इनर सेल है, ये इसका वैलेंस सेल है। तो हमेशा जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसी को वैलेंस सेल कहते हैं, और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी वैलेंस सेल में कुल यहाँ पे 2 + 4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इनकी जो थियरी है इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थियरी कहते हैं।
तो 1916 में लेविस, कोसेल और लैंगमूर ने मिल के बताया था किसी भी एटम के कॉम्बिनेशन को, और इनकी थियरी बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और वो भी किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर? नोबल एटम के। तो इन्होंने डिस्कस क्या किया? इन्होंने बोला कि जो नोबल एटम है, यानी जिसका अभी हमने एग्जाम्पल इसके पहले दिया था, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन और जेनान, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव होने का मतलब है कि ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, नॉट फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड जब नहीं बनाएंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। तो लेविस और कोसेल ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके पास है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जिसके पास भी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा, वो सभी एटम स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके जैसा नहीं है, इसीलिए बाकी जो भी एटम्स हैं वो कोई भी स्टेबल फॉर्म में नहीं है। जैसे हमको पता है कि हम लोग कॉपी करते हैं, ह्यूमन की प्रॉपर्टी है कि वो कॉपी करता है। जैसे किसी ने कैप लगा लिया तो देखने में अच्छा लगने लगता है, तो दूसरा कॉपी करता है, सोचता है कि हम भी कैप लगा लें तो हम भी उसी के जैसा दिखेंगे, उससे अच्छा दिखेंगे। कोई सूट पहन लिया, टाई लगा लिया, तो बोलते हैं कि वो अच्छा दिख रहा है तो हम भी सूट और टाई पहन लेते हैं। तो इस सेम ये कॉपी करना है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने भी बोला कि अगर कोई भी एटम इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना शुरू कर दे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और वो फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इसी पे उन्होंने क्या किया था, अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने बोला कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये सब स्टेबल हैं। तो इसी पे बेस्ड हो गया आपका ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एनी एटम विच कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल बिकम स्टेबल। सेम ऐसे उन्होंने बोला कि अगर कोई अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो उसका पूरा हो जाता है ड्यूप्लेट। और ड्यूप्लेट भी क्या होता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हीलियम शो करता है, यानी ये हीलियम ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा तब भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन बोल दिया था कि हमेशा जो एटम है वो अपने नियर बाई जो नोबल एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो हीलियम के आसपास आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, लिथियम मिल जाएगा और बेरिलियम मिल जाएगा। तो जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम हैं ये हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं, मतलब कि ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। और इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऑक्टेट को पूरा करते हैं। तो यही इनका ऑक्टेट का रूल है। तो जब हम यहाँ पे ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपको नहीं समझना है कि नहीं हम ड्यूप्लेट बोल रहे हैं तो ये छोटे एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्यूप्लेट इज सेम एज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्टेट, यानी इन दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल एक जैसी ही है। बस ड्यूप्लेट की जो स्टेबिलिटी है वो लाइटर एलिमेंट के लिए है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, और बाकी जो ऑक्टेट है वो जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके लिए है।
जिसमें आपके इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो हर एक एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को या फिर ड्यूप्लेट को पूरा करता है और हो जाता है स्टेबल, मतलब उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो इन्हीं पे, यानी इसी जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताया, इन्हीं को उन्होंने रिवाइज किया और कुछ यहाँ पे उन्होंने अपने कंक्लूजन दिए हैं कि एटम्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, वो कभी भी क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। और क्यों इन्वॉल्व नहीं होंगे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है और जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो नोबल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। दूसरा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। एटम्स नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। ये इनका सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या बताया कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 1, 2 या फिर 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, लूजेस द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन करते हैं, गेन द इलेक्ट्रॉन, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लूज भी कर लेते हैं कभी कभी, गेन भी कर लेते हैं कभी कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयर द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। और इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जो भी आयंस होंगे उनको हम कैटायन कह देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो कैटायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो बना लेगा एनायन, तो यहाँ पे एनायन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+। इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 दिखाया गया है। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। सेम ऐसे ही हम लिखते हैं क्लोरीन -, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि यही जो कैटायन और एनायंस हैं, कैटायन एंड एनायंस आर इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि जब 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही कोसेल और लेविस का पूरा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने के बाद उनके ऊपर चार्ज आता है और इसी चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उनका जो अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं।
बाकी आगे जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैटायन, एनायन और इस फोर्स को फिर से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलो लेविस के हिसाब से हम किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमको NaCl बनाना है, तो NaCl बना कैसे, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 and 3s1. The outermost shell of sodium contain 1 electron, and we know that according to Lewis and Kossel, if atom has 1 electron in outermost shell, then atom always loses the electron. इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। यानी अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी यहाँ पे 2 8 1 है, अब यहाँ पे ये हो गया 2 और 8, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस में। सेम ऐसे क्लोरीन का हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p5. Its outermost shell contains 7 electrons and electronic configuration is 287, and by gaining 1 electron its electronic configuration become 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6, means 2 8 8, and chlorine is converted into chlorine minus. Then these two, sodium plus and chlorine minus, interact with each other and form NaCl solid crystal. Na outermost shell 1 electron plus chlorine outermost shell contain 7 electron like this. The 1 electron of sodium is sent to chlorine, so sodium converted into sodium plus, chlorine converted into chlorine minus, and both are interacted together through a electrostatic force and become NaCl. तो यही लेविस और कोसेल का कॉन्सेप्ट है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो इसको यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको आयनिक बॉन्डिंग में एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा। और अभी हमको आयनिक बॉन्ड डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, इसको समझ लो आप। तो इनके हिसाब से क्या है कि अब जब इस तरीके से कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स काम करता है इनके बीच में, वो फोर्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में काम करता है। जैसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा, यानी कि पूरे जो डायमेंशन होगा दोनों के अराउंड, वो हर जगह काम करता रहेगा इस तरीके से। इस तरीके से फोर्स इनके बीच में काम करता रहता है। तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स 3 डायमेंशनल स्पेस में हर डायरेक्शन से काम करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उस फोर्स को हम नॉन डायरेक्शनल फोर्स बोलते हैं। यानी जो आयनिक बॉन्ड कहीं पे बनेगा वो हमेशा नॉन डायरेक्शनल होगा। एक बार ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि कौन सा फोर्स नॉन डायरेक्शनल होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड होंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी सब कुछ और इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो उसमें आप जानते रहना कि जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अब इसी आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डाल देते हो, यानी इसको जब आपने वाटर में ऐड कर दिया, तो आपको पता है कि वाटर खुद H+ और OH- जनरेट करता है।
तो जैसे ही इसके पास ये आयंस आते हैं, यानी कि नए कोई भी कैटायन और एनायन इसके अराउंड आएंगे, तो इनके साथ ये इंटरेक्शन शो करने लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो कुछ इसके जो ये लाइंस हैं, इंटरेक्टिंग जो लाइंस हैं, वो ब्रेक होने लगती हैं। और ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होगा वाटर में डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, और वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जब NaCl को आप वाटर में डालते हो तो Na+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जब किसी आयनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो उसको हमेशा वाटर सॉल्युबल क्यों बोलते हैं, तो उसका रीज़न आपको यही देना है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में जब ऐड कर देते हैं तो इनके अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस हैं जो इन दोनों कैटायन और एनायन को एक साथ होल्ड करके रखती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं, जिससे दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो आप NaCl को ऐड करोगे वाटर के अंदर तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Na+ एंड Cl- ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लाइन विच होल्ड दीज टू आयंस टुगेदर। तो ये इनकी जो थियरी है ना, बहुत जगह फेल हो जाती है। और थियरी फेल क्यों होती है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। चलो अभी हमको यहाँ पे थोड़ा लेविस स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, और इसी लेविस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हमको यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक मिलेंगे इनकी थियरी के। तो पहले लेविस स्ट्रक्चर समझो क्या है। जैसे मान लो हमको कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो लेविस और कोसेल के हिसाब से क्या होगा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इन सब का अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अभी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी होगा इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये अब ऑक्सीजन और कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो गेन ये किस कंडीशन में करता, जब इसके साथ दूसरा एटम ऐसा होता जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता और इलेक्ट्रॉन को दे देता। यहाँ पे कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेता है। सेम ऐसे ही इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो इसकी शेयरिंग से इसका ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो जाता है, और इनकी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन का भी 8 पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों एटम ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का आप लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हो। अभी यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि इनका ड्रॉबैक क्या है। तो जैसे अगर हम SF6 बना दें, तो आपको पता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। तो फ्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पे शेयर करा दिया। ऐसे जितने भी फ्लोरीन होंगे सब 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे सल्फर के साथ, इस तरीके से। तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, तो सेम ऐसे हर फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके। ये सब बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ बहुत आसानी समझ में आएगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे अब सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 6 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है फ्लोरीन का, इसलिए इस सल्फर के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले यूज करके अगर आप काउंट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। और लेविस और कोसेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा ये ऑक्टेट पूरा करता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं।
तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं। वो ड्रॉबैक क्या क्या हैं उसी को आप देख लो। तो पहला तो यही है कि नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे अगर हम BF3 की बात करें या BH3 की बात करें, AlCl3 की बात करें, तो इसमें बोरान के कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो आउटर मोस्ट सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए। अब ये 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड हैं, तो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया इस बोरान के एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके, लेकिन बोरान का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल वो केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लेविस के हिसाब से तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल भी है और ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। दूसरा ये वाला एग्जाम्पल, नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा है, यानी दे हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8। तो उसके एग्जाम्पल में आओगे तो आपको SF6 मिल जाएगा, IF7 मिल जाएगा, XEF6 मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसी चैप्टर में हम आगे जब पढ़ेंगे तो इन सब का आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, यानी शेप एंड ज्योमेट्री, तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हमेशा ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को जब पूरा करेगा तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कभी भी मिलके ऑड नंबर नहीं हो सकता। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं होगा क्योंकि सब अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो अब ये स्टेबल क्यों हैं, इनके पास इसका भी आंसर नहीं है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे तो हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मिलेगा पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब भी वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। तो जो O2 है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा वो पेयर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ये एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप और ज्योमेट्री कैसे हम बताते हैं वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, और कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल या फिर लेस स्टेबल क्यों है ये डिस्कशन उनके पास नहीं था। इसलिए इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू हम नहीं देते। फिर हम आते हैं आगे केमिकल बॉन्ड के टाइप पे, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे। थैंक यू।